Hello students, today's I will discuss the 8th lecture of coordinate geometry, and in this lecture we will discuss area of the triangle, area of the quadrilateral, area of the polygon, collinearity of three or more than 3 points. But इसके डिस्कशन के पहले हमने इसके पहले क्लास में याद करो कि हमने ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, एक सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था। उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उसके डिस्कशन के पहले थोड़ा सा हम लोग जितना भी सेंटर्स हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उस सारे में एक रिलेशन को डेवलप करते हैं, एक रिलेशन के बारे में जानते हैं कि हमारे पास ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सारे में रिलेशन होता क्या है और उस रिलेशन को प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हमने एस से इंडिकेट किया। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर को हमने ओ से इंडिकेट किया। सेंट्रोइड को हमने जी से इंडिकेट किया एंड इन सेंटर। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि इन एनी ट्रायंगल, I mean to say कि other than equilateral triangle, O G H R collinear। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़ दो तो जितने भी ट्रायंगल आप ले लो उसमें आपके पास सर्कम सेंटर, ये ध्यान देना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि O इज स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर। नो, एक्चुअली हमने O को मान लिया है सर्कम सेंटर। ठीक है ना, तो किसी भी ट्रायंगल में अदर देन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑलवेज कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर होने का मतलब ये है कि हमारे पास G, O और ये H ऑलवेज एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, और इसी में हम लोग बोलते हैं कि G divides the line joining O and H in the ratio 1:2। मतलब G जो है ना, लाइन ज्वाइनिंग OH को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। आई मीन टू से कि ये 1 ले लेते हैं, ये हम लोग 2 ले लेते हैं। आई मीन टू से इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि OG by GH इक्वल टू 1/2। अब रहा सवाल कि ये रेशियो को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। तो ऐसा है कि जरा तुम सोचो कि किसी भी ट्रायंगल में, अच्छे से ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल में मैं दे दूं सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे दूं, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपके पास बोल दूं बताओ क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि आपको पता है कि G जो है O और H के लाइन ज्वाइनिंग को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पक्की बात है कि इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दे दूं तो सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग G का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, रेशियो को ध्यान में रखते हुए। इज इट क्लियर नॉट राइट नाउ? ओके, इसमें बेस्ट एक छोटा सा ना हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा एच के एंड पी क्यू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो मेरे को ना एक रिलेशन प्रूफ करना है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में ना ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो पक्की बात है ना कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना कि G डिवाइड्स OH इन द रेशियो 1:2 और रिलेशन को यूज करो। देखना कहीं ना कहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आसान हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में कि हमारे पास बोला गया है, ध्यान देना, अगर मैं सॉल्यूशन को ध्यान में रखूं तो ये हमारे पास लेता हूं G, ये O और ये H।
O इज स्टैंड फॉर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो हमने अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है एच के, एच और के ले लिया मैंने। ऑर्थो सेंटर दे दिया गया है पी क्यू, पी और क्यू ले लिया। आपके पास पता है जी जो है ओ एच के लाइन ज्वाइनिंग को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप लगा दो सेक्शन फॉर्मूला जी के रेस्पेक्ट में। आई मीन टू से सिंस एच इक्वल टू बोल सकते हैं 1 इंटू क्यू, 1 इंटू पी प्लस 2 इंटू अल्फा बाई 1 प्लस 2। उसी तरीके से के का वैल्यू बोल सकते हैं 1 इंटू क्यू प्लस 2 इंटू बीटा बाई 1 प्लस 2। आई मीन टू से कि 3h इक्वल टू p प्लस 2 अल्फा एंड 3k इक्वल टू q प्लस 2 बीटा। तो आप देख लो 3h इक्वल टू p प्लस 2 अल्फा, 3h इक्वल टू p प्लस 2 अल्फा, 3k इक्वल टू q प्लस 2 बीटा, 3k इक्वल टू q प्लस 2 बीटा, हमारे पास प्रूफ हो गया। और एक बात ध्यान देना कि किसी भी ट्रायंगल में ना कि ये तीनों सेंटर आई मीन टू से सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, इस तीनों सेंटर में से अगर किसी दो सेंटर का वैल्यू दे दिया गया ना, कोऑर्डिनेट दे दिया गया, वैल्यू का सेंस है, तो पक्की बात है कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, g डिवाइड्स OH इन द रेशियो 1:2। ये कहीं ना कहीं आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सॉल्यूशन बनाते समय। जैसे इस क्वेश्चन आई मीन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान देना सारे लोग। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन में दिया कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, दिया हुआ है ए बी और सी का वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड ऑर्थो सेंटर को हमने यहाँ पे एच से इंडिकेट किया है। ध्यान देना कि एच एक्स बार वाई बार इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देन वी हैव टू प्रूव दैट, आई मीन टू से सो दैट वाई बार बाई एक्स बार इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। Look at this. I mean to say according to question, let ABC is a triangle like this one, where A equal to x1 tan alpha, B equal to x2 tan beta, C equal to x3 tan gamma. According to question, just listen to me. Circumcenter of the triangle coincide with the origin. I mean to say कि O circumcenter coincide with the origin. I mean to say कि circumcenter is at the origin. तो circumcenter को हमने मान लिया 0,0. According to circumcenter, distance of O from A, distance of O from B, and distance of O from C are equal. Then OA equal to OB equal to OC इक्वल टू हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया R, जो कि वो सर्कम रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ठीक है। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है tan में दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट tan में है ना उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। वो कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो आप बताओ कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि सिंस OA इक्वल टू R, I mean to say OA square equal to R square, I mean squaring both side of it. So OA square we can calculate from distance formula. OA square I mean to say x1 square, x1 minus 0 का whole square plus x1 tan alpha minus 0 का whole square, तो हो जाएगा x1 square plus x1 square tan square alpha equal to R square. कॉमन कर लो x1 square तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। आई मीन टू से कि x1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर x1 इक्वल टू R cos अल्फा। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरीके से आप y1 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो y1 का वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगा, तो आप बताओ x1 का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, y1 हमारे पास क्या है x1 tan अल्फा, वी पुट द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल टू R cos अल्फा, तो R cos अल्फा इनटू tan अल्फा, तो हमारे पास आएगा R cos अल्फा इनटू sin अल्फा बाय cos अल्फा, cos अल्फा कैंसिल, आई मीन टू से R sin अल्फा। अब देखो बच्चों साथ लो, ध्यान देना साथ लो कि मेरे पास x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया R cos अल्फा और R sin अल्फा,
उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि x2 और y2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो r cos बीटा r sin बीटा। आई मीन टू से कि x3 y3 इक्विवेलेंट टू r cos गामा r sin गामा। ठीक है, अब तुम लोग एक बात बताओ कि हमारे पास x बार बाई y बार वेयर x बार y बार आर द ऑर्थो सेंटर बोला गया है, तो आप बताओ कि ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर आई मीन टू से कि h, ये हमने सर्कम सेंटर o, ठीक है, और ये हमने g ले लिया। तो आपको पता है ना g जो है लाइन ज्वाइनिंग OH को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, अभी हमने पढ़ाया है। तो O हमारे पास 0 0 हो गया, H हमारे पास x बार और y बार हो गया, सेंट्रॉइड को हम लोग मान लेते हैं xy, ठीक है ना। तो यहां से बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ना सिंस x इक्वल टू 1 इंटू एक्स बार प्लस 2 इंटू 0, तो हमारे पास 1 इंटू एक्स बार प्लस 2 इंटू 0 बाई 1 प्लस 2, आई मीन टू से कि x इक्वल टू एक्स बार बाई 3। सिमिलरली y इक्वल टू 1 इंटू वाई बार प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू आ गया, सॉरी y इक्वल टू आ गया y बार बाई 3। तो आप बताओ कि वी हैव टू प्रूव y बार बाई x बार, जस्ट लिसन टू मी। तो y बार बाई x बार करने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो आप बता सकते हैं ना यहाँ पे कि x बार का वैल्यू कितना मैं बोलूंगा 3x, उसी तरीके से y बार का वैल्यू कितना बोलूंगा 3y, तो y बार बाई x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y बाई 3x, बोले तो y बाई x। अब बताओ y और x है क्या, तो मैं बोलूंगा ना कि yx और y सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हमारे पास मानते हुए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को आप यूज करो। तो आप बताओ y इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो आप बताओ r sin अल्फा प्लस r sin बीटा प्लस r sin गामा डिवाइडेड बाई 3। उसी तरीके से x का वैल्यू तो r cos अल्फा प्लस r cos बीटा प्लस r cos गामा डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल करेंगे। ध्यान देना ऊपर से r कॉमन कर लो, इसमें r कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो हमारे पास y बार बाई x बार जो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, जो कि मेरे पास प्रूफ करने के लिए था। ठीक है, तो आओ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन लिख लो, बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने दिया है आपके पास, इसको होमवर्क में रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से आप लोग। द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस a tan alpha, b tan beta, c tan gamma lies at the origin where alpha beta gamma are in the first quadrant, I mean to say lies between 0 to pi by 2 and alpha plus beta plus gamma equal to pi, then we have to show that ortho center lies on the line 4 cos alpha by 2 into cos beta by 2 into cos gamma by 2 into x minus 4 sin alpha by 2 into sin beta by 2 into sin gamma by 2 equal to y। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों के पास है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल G, H, O and I all coincides. All coincides, I mean to say, what does it mean by this? कि equilateral triangle में centroid, orthocentre, circumcenter and incenter सारा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ये प्रूफ भी है, I mean to say ये आपके पास थ्योरम है, इसका प्रूविंग भी है, बट प्रूविंग पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बट एनीवे ठीक है, हम लोग ने मान लिया कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल G, H, O, I ऑल कोइंसाइड्स, लेकिन प्रॉब्लम में इसको यूज कैसे करें, तो यूज करने का तरीका है ना, जरा सोचो ना। सबसे जो गंदा है, थोड़ा गंदा, सबसे गंदा क्या, थोड़ा गंदा जो है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड में थोड़ा गंदा निकालना होता है ऑर्थो सेंटर।
तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस मैं दे दूं और बोल दूं पता लगा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान देना मेरी बात को। तो किसी बच्चे ने क्या किया कि ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट लगाया, जो मैंने इसके पहले क्लास में बता भी रखा है कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर का फंडा लगाया, ऑर्थो सेंटर का फंडा लगाते हुए ऑर्थो सेंटर निकाला। किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया कि हमारे पास वर्टिसेस सर दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग ट्रायंगल के नेचर के बारे में पहले डिस्कस कर लें। और ट्रायंगल का नेचर को उसने डिस्कस किया, तीनों साइड का लेंथ इक्वल आ गया, उसने ये फील किया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। और हम लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा सेंटर कोइंसाइड करता है। आई मीन तो सारा सेंटर बोलने का मतलब है कि ये चारों कोइंसाइड करता है। तो क्यों ना हम लोग सबसे आसान हमारे पास है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ही निकाल देंगे, उसी को बोल देंगे सर्कम सेंटर, उसी को बोल देंगे ऑर्थो सेंटर, जो बोलना है बोल दो। जैसे सपोज करो कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ये ले लिया, ध्यान देना सारे लोग। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी ले लिया मैंने, वर्टिसेस ले लिया हमने कुछ इस तरीके से 2 0 0 0 और एक वर्टेक्स ले लिया हमने 1,√3। ठीक है, और हमने बोल दिया कि इसका ऑर्थो सेंटर बताना है मेरे को ऑफ द ट्रायंगल, बताना है क्या। तो हम लोग के पास सॉल्यूशन में क्या करना है, ध्यान देना, जो हमने अभी बस आपको समझाया है उसी को आगे बढ़ा देना है। 2 0 0 0 और 1√3। किसी ने बोल दिया कि ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट से भी लेके चल सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल चल सकते हैं ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट से, लेकिन मेरे को इस लाइन को समझना है। तो क्यों ना हम लोग पहले ट्रायंगल के नेचर को चेक कर लें। तो आप बताओ AB का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2। उसी तरीके से BC का लेंथ बताओ, तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 to the power 2, आई मीन टू से क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 1 + 3 का स्क्वायर रूट बोले तो 2। उसी तरीके से CA का हमारे पास वैल्यू बताओ, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - √3 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि AB = BC = CA, therefore triangle is equilateral। तो इक्विलैटरल है तो इसका सेंट्रॉइड आप बता दो। सेंट्रॉइड हमारे पास क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, तो 2 + 0 + 1, 2 + 0 + 1/3। उसी तरीके से 0 + 0 + √3, 0 + 0 + √3/3। तो आई मीन टू से हमारे पास क्या आ गया, आप सेंट्रॉइड बोल लो या फिर ऑर्थो सेंटर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, क्योंकि ट्रायंगल हमारे पास इक्विलैटरल हो गया। तो ये 3/3 बोले तो 1, √3/3 बोले तो हमारे पास 1/√3। तो ऐसा क्वेश्चन कभी जेई में पूछा भी जाता है, ध्यान देना, कि ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया गया और बोल दिया पता लगाओ सर्कम सेंटर क्या होगा या ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर के तरीके से हम लोग चलेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट किसी ने ट्रायंगल का नेचर प्रेडिक्ट कर लिया कि ट्रायंगल हमारे पास इक्विलैटरल है, तो फटाफट हम लोग सबसे आसान जो होता है हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल निकाल लो, उसी को बोल दो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं हम लोग इसी में, ध्यान देना सारे लोग। देखो बच्चों, देखो बच्चों, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहली बात हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर is at the midpoint of the hypotenuse। ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो बना वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे होगा। जैसे सपोज करो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी और ये सी, BC हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, और अगर इसका मिड पॉइंट वो हमने D माना, मिड पॉइंट D कहने का मतलब है कि BD और CD इक्वल होगा, तो इसी D को हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर।
याद करो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इफ ए ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट इज वैलिड इन ए पार्ट ऑफ द प्लेन देन इट विल बी वैलिड फॉर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लेन। और उसमें हमने एक क्वेश्चन करवाया था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो बिल्कुल सही हमारे पास है, जरा देखो ना हमारे पास कि ये पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास A से जितना होगा उतना ही C से है, उतने ही B से है। इसका मतलब हमारे पास है कि जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा और हमारे पास DA, DB और DC जो होगा वो सर्कल का रेडियस कहलाएगा, है कि नहीं। तो इसको यूज करने का तरीका क्या होगा, तो बिल्कुल सेम जैसे इसके पहले हमने बताया था। ट्रायंगल का अगर मैं आपके पास वर्टिसेस दे दूं और बोल दूं पता लगाओ सरकम सेंटर क्या होगा, तो सरकम सेंटर के तरीके से भी आप बना सकते हो। और दूसरा तरीका तो आपके पास ये भी है कि हम लोग ट्रायंगल का नेचर को पहले चेक कर ले। ट्रायंगल का नेचर बाय द वे मान कर चलो कि ट्रायंगल का नेचर मेरे पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो फटाफट हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल दो, वही हमारे पास सरकम सेंटर हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया कि इफ 0 0 2 0 and 0 3 are the vertices of a triangle, then find first में circum center, second में ortho center of the triangle। अब ध्यान देना सारे लोग, समझने की कोशिश करो। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे तीनों को दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है ना, ध्यान देना कि 0 0 जो होगा वो ओरिजिन होगा, 2 0 एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में कहीं पे दिखा दिया, 0 3 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं दिखा दिया हमने, तो हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा बन गया। अब देखो तो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो सर्कम सेंटर हमारे पास हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो दिस इज द ओ आई मीन टू से कि सर्कम सेंटर, तो इसको हमने C मान लिया और C मान लिया तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो 0 + 2/2 और 3 + 0/2 आई मीन टू से C इक्विवेलेंट टू आ गया 1 और 3/2। ठीक है, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक बात ध्यान देना कि ऑर्थो सेंटर जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल पे, वहीं पे उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। रीजन बिहाइंड इट, ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन लगाओ। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं वर्टेक्स C से एल्टीट्यूड को प्लॉट करूंगा मैं, तो एल्टीट्यूड कुछ इसी तरीके से पास करेगा यहां से, उसी तरीके से वर्टेक्स B से अगर एल्टीट्यूड अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ यहां पे ही मिलेगा। तो जब दो एल्टीट्यूड किसी एक पॉइंट से पास करता है ना, तो थर्ड को उस पॉइंट से पास करना मजबूरी है, बिकॉज कि एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। आई मीन टू से कि तभी तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स जो होता है वो हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास C से हमने एल्टीट्यूड प्लॉट किया, कुछ ऐसा आया, B से हमने एल्टीट्यूड प्लॉट किया, कुछ A से पास किया, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, तो A से एल्टीट्यूड भी कुछ इसी तरीके का बनेगा हमारे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पे 90 डिग्री बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल पे, जहां पे भी एंगल 90 डिग्री बनेगा वही हमारे पास उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर के बारे में कि ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होगा, तो एंगल 90 डिग्री मेरे पास बन रहा है ओरिजिन पे, तो मैं बोल सकता हूँ ऑर्थो सेंटर के बारे में 0 और 0 होगा। इसको ऑर्थो सेंटर को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में देखना जरा सा सारे लोग, अगर हमने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का बात कह दिया आपसे, ध्यान दो, find the ortho center of the triangle formed by the lines x into y equal to 0 and x plus y equal to 1। Just listen to me। तो आप बताओ हमारे पास ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जो दो लाइन हमारे पास x इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। उस तीनों लाइन के इक्वेशन से हमारे पास पहले ट्रायंगल को फॉर्म करवा लो।
तो आप बताओ, तो हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब क्या हुआ कि आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। जरा तीनों का ज्योमेट्री अगर हम लोग प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का आएगा हमारे पास। आपको पता है ना, एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस होता है, वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग। तो ये दो लाइन हमारे पास आ गया, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो बड़े आराम से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए मात्र 2 पॉइंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा करो ना कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एक बार निकाल दो, एक बार पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस निकाल दो। एक्स पे पॉइंट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर देते हैं, वाई पे पॉइंट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करते हैं। तो आप बताओ, अगर एक्स का वाई का वैल्यू अगर मैं जीरो करता हूँ ना, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1, तो हमने ये लिख दिया 1,0। उसी तरीके से अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो करता हूँ ना, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1, तो ये मैं बोल दूंगा 0,1। तो जो लाइन हमारे पास मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो आप बताओ, ये लाइन हमारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू जीरो और ये x इक्वल टू जीरो। तीनों के हेल्प से जो ट्रायंगल बना कुछ इस तरीके से बना, और ये ट्रायंगल बना तो आपको लग रहा होगा हमारे पास कि ऑर्थो सेंटर जब भी लाई करेगा तो यहाँ पे ही लाई करेगा। तो ऑर्थो सेंटर हम लोग बोल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट टू 0,0। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलो ध्यान दो, समझो। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर दूं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर देना चाहूंगा, ध्यान देना। जैसे हमने बताया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, तो मैं बोलूंगा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब सर्कम सेंटर की अगर मैं बात कर लूं कि सर्कम सेंटर हो गया हमारे पास, कि देख रहे हो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ट्रायंगल का सर्कमफ्रेंस पे था, है कि नहीं। तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, मैं थोड़ा सा पहले मैंने डिस्कस किया था जब सर्कम सेंटर पढ़ाया था, तो मैंने कि सर्कम सेंटर जो होगा ना ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, वो सर्कमफ्रेंस पे भी हो सकता है, सर्कमफ्रेंस के बाहर भी हो सकता है, आई मीन टू से ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है। तो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि अगर ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, देन जो सर्कम सेंटर होगा इज इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। बट अगर ट्रायंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, then circumcenter is outside of the triangle. But if triangle is a right angle triangle, then circumcenter is on the circumference of the triangle। ये थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आदमी आपके पास कभी क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। और इसके बाद ना हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन इस तीनों सेंटर्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, आई मीन टू से डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आओ उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये बहुत पहले आईआईटी में आ चुका है कि इफ द वर्टिसेस PQR ना बोलो, ABC बोलो, ABC of the triangle ABC are rational points। rational points कहने का मतलब है कि coordinates rational होना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि which of the following points of the triangle ABC is oblique are always rational points। ऑप्शन दिए हुए हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। तो कुछ हम लोग ऐसा मान लें, ध्यान दो तो सारे लोग। ट्रायंगल हमारे पास ले लिया हमने ABC, कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1, इसका हमने ले लिया x2 y2 और c का ले लिया हमने x3 y3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास xi yi ये बिलोंग्स टू बोला गया है
p by q where pq belongs to integer and q not equal to 0, जहाँ पे i का वैल्यू 1 2 3 है हमारे पास। हमने शॉर्टकट पे लिख दिया हमने, मतलब मान कर चलो हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, आई मीन मान कर चलो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास रैशनल पॉइंट्स हैं, मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर है। तो मुझे पता करना है कि चारों सेंटर में से कौन सा सेंटर ऑलवेज रैशनल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रॉइड की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, मैंने जी को से इंडिकेट किया, फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपको पता है कि x1 x2 x3 रैशनल है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मतलब तीन रैशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट भी हमारे पास ऑलवेज रैशनल होगा। रैशनल बाई अगर कोई भी इंटीजर करूंगा तो ऑलवेज रैशनल होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो x कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड का वो रैशनल हो गया। सिमिलरली बोल सकते हैं कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 भी रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि y1 y2 y3 रैशनल दिया हुआ है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 भी रैशनल होगा, डिवाइडेड बाई 3 भी करेंगे तो रैशनल होगा। तो ये भी हमारे पास रैशनल है ऑलवेज। कब? जब x1 x2 x3 y1 y2 y3 रैशनल है। इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन तो होना ही होना है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास इज ऑब्लिक आर बोला गया है, इसका मतलब है एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है आपको पता है ना कि ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान देना, मेरे को भी x1 x2 x3 के अलावा हमारे पास ए बी सी भी चाहिए। तो जरा सपोज करो कि हमारे पास ए का इनटू से लेंथ निकालना हो, तो ए कहने का सेंस है वर्टेक्स ए है जिसके सामने का जो साइड होगा वो ए होगा। तो ए का अगर हम लोग लेंथ निकालने की कोशिश करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट चला गया। अब जरा तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बस ऑब्जर्वेशन ही है थोड़ा, कि हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 मेरे पास रैशनल दिया हुआ है। जरा सोचो x3 रैशनल x2 रैशनल, तो दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास रैशनल ही होगा। रैशनल का स्क्वायर करोगे तो रैशनल ही जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास y3 रैशनल y2 रैशनल, तो दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास रैशनल ही होगा। दोनों का स्क्वायर भी करोगे तो भी रैशनल ही हमारे पास आएगा। तो जरा आप सोचो, ध्यान देना सारे लोग कि ये हमारे पास रैशनल, ये हमारे पास रैशनल, तो दोनों का सम भी करेंगे तो हमारे पास रैशनल ही होगा। और जब दोनों का सम रैशनल होगा तो ओवरऑल रैशनल का स्क्वायर रूट, तो रैशनल का स्क्वायर रूट क्या? ऑलवेज रैशनल। बोले कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अगर हमारे पास रैशनल नंबर 4/9 होता तो हम लोग बोल सकते थे पूरे का स्क्वायर रूट 2/3 जो रैशनल होगा। लेकिन अगर हमारे पास रैशनल नंबर 3/2 आ गया और पूरे का स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है 3/2 हमारे 3/2 का स्क्वायर रूट रैशनल थोड़ी होगा। मतलब कि यहां से हमारे पास a का जो वैल्यू आएगा वो मे और मे नॉट बी रैशनल। तो a मे और मे नॉट बी रैशनल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इन सेंटर हमारे पास आएगा वो रैशनल हो भी सकता है और रैशनल नहीं भी हो सकता है। तो आई मीन टू से कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि a मे बी रैशनल, नॉट श्योर। तो a मे बी रैशनल, आई मीन टू से कि इन सेंटर मे बी रैशनल। तो मे बी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इज ऑब्लिक आर चाहिए। तो इन सेंटर तो गया काम से, सेंट्रॉइड आ गया मेरे पास। अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का क्या हाल है। ध्यान दो सारे लोग। तो देखो, तो सर्कम सेंटर निकालना ज्यादा इजी है। सर्कम सेंटर के लिए जरा सोचो कि सर्कम सेंटर को हमने अगर थोड़ी देर के लिए O मान लिया x, y, तो आप बताओ कि OA, OB और OC को इक्वेट करते हैं। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो आप बताओ OA इक्वल टू OB करके देखते हैं मेरे पास इक्वेशन क्या आता है। आई मीन टू से कि OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। OA स्क्वायर का वैल्यू बताओ, OA स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर का वैल्यू बताएंगे हम लोग, तो x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो, बिना सिंप्लीफाई किए हुए भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ऐसा नहीं है, बट मैं समझाने के लिए बस आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आगे फील करोगे जब मैं आगे आपके पास फाइनल टेस्ट दूंगा। तो आप बताओ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आ गया x1 का स्क्वायर और माइनस 2x1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y y1 दैट इज इक्वल टू, यहां से बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x x2
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस 2y वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया काम से। तो हमारे पास देख लो क्या जा रहा है, अच्छा से ध्यान देना। अब यहां से अगर मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करूं मैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एक्स वाई में जो इक्वेशन आ रहा है वो लीनियर या क्वाड्रेटिक? बहुत सारे के मन में चलेगा क्वाड्रेटिक, क्यों? x1 स्क्वायर क्वाड्रेटिक थोड़ी होगा यहाँ पे। अरे भैया x1 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, रैशनल नंबर, तो x1 स्क्वायर करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही देगा ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्यों? x1 y1 x2 y2 सारा तो हमारे पास पैरामीटर है, मतलब जिसका वैल्यू हमारे पास रैशनल दिया हुआ है। तो जो मेरे पास वेरिएबल है वो वेरिएबल x और y ही है। तो x और y में देख लो पावर एक है या एक से ज्यादा है, तो जरा सोचो ना, यहाँ से x में पावर 1 है, y में पावर 1 है, x में पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो y में पावर 1 है। इसका मतलब कि यहां से जो इक्वेशन आ रहा है कि x और y में लीनियर इक्वेशन आ रहा है, जिसका कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास है। तो कॉफिशिएंट है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं x का कॉफिशिएंट तो -2x1, y का कॉफिशिएंट तो -2y1। बोले तो x और y का जो कॉफिशिएंट हमारे पास है ना, सब में रैशनल ही कॉफिशिएंट है। What does it mean by this? It means only that कि सर हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। ध्यान देना कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे मैं बोल सकता हूं कि a b c बिलोंग्स टू py क्यू फॉर्म में होगा। अच्छे से ध्यान देना। तो जरा आप एक बात बताओ कि हमने OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर किया, वहां से इस तरीके का इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो लीनियर इक्वेशन डेवलप होगा, जिसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। उसी तरीके से आप एक बात बताओ कि OB इक्वल टू OC करोगे, उसका स्क्वायरिंग दोनों तरफ करोगे, तो फिर वहां से एक लीनियर इक्वेशन डेवलप होगा, जिसका पैटर्न कुछ इसी तरीके का होगा। दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो वहां से जो x और y का वैल्यू आएगा, उसका जो वैल्यू होगा वो आपके पास रैशनल नंबर ही तो आएगा। क्यों? आपके पास दो लीनियर इक्वेशन, और दोनों लीनियर इक्वेशन में x और y का जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, तो x और y का जो वैल्यू आएगा, वहां से x और y का वैल्यू तो रैशनल नंबर ही बोलेंगे ना हम लोग। कैसा थोड़ी बोलेंगे कि x √2 आएगा या y √3 आएगा। √2 √3 के रेस्पेक्ट में हमारे पास तभी वैल्यू आ सकता है ना हमारे पास, जब a b c हमारे पास इरैशनल वैल्यू कुछ ना कुछ दे दिया जाए, जबकि सारे का वैल्यू हमारे पास रैशनल है। तो जब दो लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट रैशनल है x और y का, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमारे पास x और y का, वो वैल्यू हमारे पास रैशनल ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर मिलेगा, सॉरी जो हमारे पास सर्कम सेंटर मिलेगा, वो भी हमारे पास रैशनल ही होगा। अब ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे हम लोग, तो कैसे बात करेंगे? तो आपको पता है ना कि G जो है ना O और H को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब जरा सोचो तुम्हारे पास कि G हमारे पास रैशनल है, ध्यान देना ये रैशनल है, सर्कम सेंटर हमारे पास रैशनल है, इसके हेल्प से तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर से ऑर्थो सेंटर भी हमारे पास रैशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि G जो हमारे पास है OH को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमारे पास यहाँ से इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए H का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस दोनों के रेस्पेक्ट में सेक्शन फॉर्मूला से, किसी में भी हमारे पास इरैशनल वैल्यू आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट रैशनल, इसका भी कोऑर्डिनेट रैशनल, 1:2 रेशियो भी हमारे पास रैशनल है। तो अंडरस्टूड है कि H का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास रैशनल ही ऑलवेज आएगा। आई मीन टू से कि जो हमारे पास ऑप्शन होगा A, C एंड D। बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है थोड़ा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग आगे लेके चलते हैं अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आई होप सो कि सब लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे। 10th में बेसिकली पढ़े होंगे आप लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। बहुत सारे को तो फॉर्मूला भी याद होगा। देखो बच्चों, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हम लोग बोलते क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को निकालने का। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूं डे 1 से कि आप प्रूविंग पे दिमाग मत खराब करना। प्रूविंग बुक्स में भी अवेलेबल होते हैं, बट फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाए क्वेश्चन में, ये इन जनरल नहीं दिया जाता है बुक में। बुक में उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ताकि बच्चे उसके हेल्प से, आई मीन फॉर्मूले का प्रूविंग के हेल्प से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। बट किसी ने फॉर्मूले को यूज करने का तरीका सिखा दिया तो गारंटी उससे बढ़िया और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है आपके पास। खैर एनीवे, हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो हम लोग 10th में पढ़े हैं ना, उसी फॉर्मूले को रिपीट करते हैं। हमने ट्रायंगल ABC ले लिया, वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है हमने लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में हम लोग बोलते हैं
तो ट्रायंगल ABC इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 टाइम्स बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये पूरे का मॉड इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि एरिया कभी भी ट्रायंगल का निकालोगे तो एरिया कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी कोई भी एरिया निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है कि अंदर का वैल्यू आपके पास अंदर का एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आ जाए तो मॉड लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि मॉड में हमारे पास निगेटिव को पॉजिटिव करेगा। एरिया पॉजिटिव ऑलरेडी और हमेशा होता है, किसी भी क्लोज फिगर का एरिया निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अंदर वाले का एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करो निगेटिव आ जाए, बट एरिया के बारे में जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास मजबूरी है मॉड लेके चलना, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे। तो 10th में आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रखा होगा कि आप बताओ, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं दूं, एक ट्रायंगल ABC वर्टिसेस में दे रहा हूं 0 0 A0 B, C, तो मेरे को एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल ABC चाहिए। बड़े आराम से सारे लोग बना सकते हो, इस फॉर्मूले को यूज करते हो, है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कुछ ऐसा, ध्यान देना सारे लोग कि हमने एक ट्रायंगल दे दिया ABC और ट्रायंगल का मिड पॉइंट, साइड का मिड पॉइंट DEF, मिड पॉइंट बोले तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 और ये देता हूं -1 2, ठीक है ना। अब हमने दे दिया आपके पास कि DEF are the midpoints of the sides of the triangle ABC, then find the area of the triangle ABC. Area of the triangle ABC मेरे को निकालना है। तो ABC के एरिया के लिए हम लोग पहले A, B और C निकाल लेंगे। तो बोलोगे सर ऐसा कुछ नहीं है, A, B और C निकालने की जरूरत ही पड़े। मैंने इसके पहले क्लास में मैंने बता रखा है कि मिड पॉइंट के हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा, ध्यान देना, उसका जो एरिया होगा और जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC का एरिया में दोनों में रिलेशन क्या होता है हमने बताया है। तो यहाँ पे हिंट के फॉर्म में दे देता हूं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। पढ़े भी है मैंने आपके पास, इसके पहले डिस्कस भी कर रखा है। तो ऐसा है कि ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप DEF का एरिया निकाल दो और उसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ABC का एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। और कुछ इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे आप देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास ध्यान देना सब लोग कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा कह दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 3, एक ट्रायंगल हमने दे दिया ABC और क्वेश्चन में ये दे दिया कि वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे का कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है ना इंटीजर्स है, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब है कि xi yi बिलोंग्स टू इंटीजर बोला गया है। अच्छे से ध्यान देना सारे लोग। तो मेरे को ना एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का मिनिमम वैल्यू चाहिए, अच्छे से ध्यान दो। I mean to say कि मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मेरे को चाहिए क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में बोलेंगे ना, सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 टाइम्स दिस वन, ठीक है। और यहां से ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दो आप, 1/2 टाइम्स, जस्ट लिसन टू मी, मॉडुलस ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारा इंटीजर्स है। तो आप बताओ y2 माइनस y3, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, तो आई मीन टू से कि 1/2 टाइम्स हमारे पास इंटीजर का मॉड आ गया एरिया। अब बताओ तो एरिया का मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एरिया को मिनिमम होने के लिए ये पूरे को मिनिमम होना पड़ेगा और इस पूरे को मिनिमम होने के लिए i का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ i का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। i का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। i का वैल्यू 0 लेंगे तो एरिया 0, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, इसलिए i का कम से कम वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा 1। तो हमारे पास एरिया मिनिमम बोल देंगे 1/2 इफ मॉडुलस ऑफ i इक्वल टू 1। देयरफॉर आंसर हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कितना, 1/2।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन को राइज कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना सारे लोग कि एरिया पे क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूँ, ध्यान देना, जैसे हमने क्या बोला कि एरिया पे अगर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट आपके पास ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दो, एरिया बता दो, एरिया पूछ लो क्या होगा। या फिर हमने ये भी बोला कि ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दो और वहां से एरिया ऑफ द ट्रायंगल बता दो क्या होगा, पूछ लो क्या होगा, तो उसका भी तरीका हमने बता दिया। फिर हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मिनिमम वैल्यू के बारे में बताया, बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगा अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास इंटीजर्स है। जरा सोचो ना कि हमने वर्टिसेस दे दिया, एरिया पूछ दिया। ऐसा भी तो सकता है कि हमने दो वर्टिसेस दे दिया और एरिया दे दिया और थर्ड वर्टेक्स का वैल्यू बोल दिया निकालने के लिए, थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोल दिया निकालने के लिए। बढ़िया से दिमाग लगाना। हमने शुरू के क्वेश्चन में ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया और बोल दिया बता लगाओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। अब मैं उल्टा भी तो चल सकता हूं ना कि हमारे पास वर्टिसेस के हेल्प से एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने पूछा सर, अब मैं ऐसा कर देता हूं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे देता हूं और दो कोऑर्डिनेट दे देता हूं और थर्ड कोऑर्डिनेट का वैल्यू बोल दो निकालने के लिए। तो बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप x, y मानोगे तो x और y मेरे पास दो दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए, जबकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल को आप यूज करोगे तो एक ही इक्वेशन निकलेगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। मतलब इतना तो मैं बोल सकता हूं ना कि a का कोऑर्डिनेट दे देता हूं 2,3, b का कोऑर्डिनेट दे देता हूं 3,5, c का कोऑर्डिनेट दे देता हूं अल्फा, 2 और एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे देता हूं 10 स्क्वायर यूनिट। तो पता लगाओ हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो एक पैरामीटर का वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, अगर दो दो पैरामीटर का वैल्यू के बारे में बात करोगे कि नहीं, हमारे पास a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट दे दिया और c का कोऑर्डिनेट हटा दिया, c का कोऑर्डिनेट हमने बोला पता लगाओ c का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास दे दिया गया है। तो वहां से c का कोऑर्डिनेट अगर xy मानोगे ना तो xy में एक इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन के बिहाफ पे हम लोग x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को अगर सही करना है आपके पास तो उस क्वेश्चन के लिए आप x और y में आपके पास जो चार ऑप्शन दे दो कि बता लगाओ x और y का वैल्यू क्या होगा, चार ऑप्शन दे दिया तो आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मूले को यूज करोगे और यूज करने के बाद देखना कि हमारे पास x और y में जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन को कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा उसको टिक कर दो। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास दो दो पैरामीटर दे रहे हो और वेरिएबल दो दो पैरामीटर दे रहे हो और इक्वेशन एक दे रहे हो ना और क्वेश्चन को सही करना है तो उसके लिए ऑप्शन आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर ऑप्शन नहीं देते हो तो कुछ और बातें बोलनी पड़ेगी सच दैट कि वहां से हमारे पास दोनों वेरिएबल में एक इक्वेशन और मैं निकाल लूं, डेवलप कर लूं, है कि नहीं। तो आइए उसको भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला याद करो कि मजेदार क्वेश्चन वो होगा ना जिसमें एक से ज्यादा आई मीन टू से दो दो पैरामीटर हो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में। तो दो दो पैरामीटर होगा तो मेरे पास दो इक्वेशन का नीड होगा, दो इक्वेशन का नीड होगा तो पक्की बात है दो इक्वेशन होगा तो आराम से दोनों इक्वेशन के हेल्प से उस पैरामीटर की वैल्यू पे हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे सोचो उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स a एंड b दिया हुआ है 3, 4 एंड 5, -2 respectively. Find the coordinate of any point p if pa equal to pb and area of the triangle apb is 10 square unit. अब जरा सोचो, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन से हम लोग दो इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। कि एक ट्रायंगल हमने मान लिया, ए और बी तो दिया हुआ है, पी हमने कुछ ऐसा मान लिया, पी का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने एक्स वाई, ए का वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, -2, ठीक है। अब हमारे पास पहली बात तो बोला गया है हमारे पास पी ए इक्वल टू पी बी, तो पी ए इक्वल टू पी बी से एक इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा, सिंस पी ए इक्वल टू पी बी आई मीन टू से कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पी ए स्क्वायर बोले तो x - 3 टू द पावर 2 प्लस y - 4 टू द पावर 2, पी बी स्क्वायर अब बताओ x - 5 टू द पावर 2 प्लस y प्लस 2 टू द पावर 2, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया। सिंप्लीफाई करो तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 - 8y इक्वल टू यहाँ से लेके चलो तो x स्क्वायर प्लस 25 - 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो आप बताओ 10x को इधर ले आऊंगा मैं तो प्लस 10x - 6y यानी प्लस 10x - 6x बोले तो 4x हो जाएगा, 4y को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो -12y हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 9 प्लस 16 फिर 25 से 25 को हम लोग बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ क्या गया, तो इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि आ गया 4
तो यहाँ से भी 4 कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से जनरेट होगा, तो मेरे पास बोला गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपीबी इज 10 स्क्वायर यूनिट। आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल से सेकेंड इक्वेशन निकाल दो। हाँ, बट सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी करने का चांस है। ध्यान दो कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, क्या फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसको मैंने साइड में कर दिया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीबी, तो आप बताओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीबी इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, इसको ले लो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ध्यान देना सारे लोग। तो आप बताओ x1 बोले तो x और y2 माइनस y3, तो 4 माइनस माइनस 2 प्लस x2 बोले तो हमारे पास 3 और y3 माइनस y1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा y3 माइनस y1 आई मीन माइनस 2 माइनस y प्लस x3 बोले तो 5 y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 मतलब y माइनस 4, ये पूरे का मॉड। ठीक है, एरिया दिया हुआ 10 स्क्वायर यूनिट आई मीन 10 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 20 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया मॉडुलस ऑफ, देखो यहाँ से ये हो गया 6x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 3y और ये प्लस 5y माइनस 20, ये पूरे का मॉड हो गया। अब यहाँ से बताओ तो 20 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, तो हो गया 6x प्लस 2y माइनस 26 का मॉड। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन करके यहाँ से भी 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 कॉमन कर लिया हमने, तो हो गया 3x प्लस y माइनस 13 का मॉड। आई मीन टू से 3x प्लस y माइनस 13 का मॉड इक्वल टू 10। तो आप बताओ बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस में हमने पढ़ा रखा है कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना 3x प्लस y माइनस 13 इक्वल टू प्लस माइनस 10। क्यों, मॉडुलस हटेगा तो प्लस और माइनस का साइन तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट ये लिया ना, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन दो इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन सेकंड ले लो 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 10 ले लो इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू दे देगा। फिर हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू कितना बताओ माइनस 10। फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये दोनों सॉल्व कर सकते हो, दो लीनियर इक्वेशन है, बड़े आराम से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, आइए हम लोग एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग करते हैं। हम लोग ध्यान देना सारे लोग, देखो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और है हम लोग के पास, बता रहा हूँ पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन। देखो मेनली पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए कि हमारे पास पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन को पूछने के पीछे क्वेश्चन सेटर का इंटेंशन बस ये होता है कि वहां से जो फॉर्मूला पूछना है वो तो पूछ ही लिया, साथ में उसके रिस्पेक्ट में कुछ और कैलकुलेशन भी करवा लिया। कुछ और कैलकुलेशन करवाने का मतलब क्या हुआ, अगर पैरामीटर हमारे पास सपोज करो कि पैरामीटर हमारे पास अलजेब्राइक लगा दी, अलजेब्राइक है तो अलजेब्राइक इक्वेशन या इन इक्वेशन का सामना करना पड़ा, वो डिपेंड करेगा कि किसके हेल्प से पैरामीटर का वैल्यू निकालना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करें सच दैट कि पैरामीटर का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही सोचो ना कि जरा आप फॉर्मूला ने यूज किया, वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूले का तो काम खत्म। अब काम किसका आएगा, तो इक्वेशन का या इन इक्वेशन का एज पर रिक्वायरमेंट। तो उस इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो डिपेंड करेगा ना कि किस टाइप का पैरामीटर है, किस टाइप का पैरामीटर आई मीन टू से कि हमारे पास अलजेब्राइक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है, उस तरीके से कुछ इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करना आपके पास पड़ेगा। तो बेसिकली पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने से बढ़िया है कि पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन से फॉर्मूले को यूज करने का तरीका से बता दो, मतलब पूछ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में वैसे ही बोला गया है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है लेमडा लेमडा प्लस 1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला गया है वो ट्रायंगल का इंटीरियर पॉइंट है, ट्रायंगल का वर्टिसेस ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लेकर चलें कि ए बी और सी, ए का कोऑर्डिनेट 0,3 दिया हुआ है, बी का -2,0 दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट 6,1 दिया हुआ है और ये पर्टिकुलर पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है, इसको हमने P मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट लेमडा और लेमडा प्लस 1 दिया हुआ है। तो मेरे को लेमडा का वैल्यू चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे ना
कि स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट में भी ये इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग और उसको कैसे प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन में 2-4 लेक्चर के बाद आपके पास आएगा, जो कि मैं डिस्कस करूंगा। बट मेरे को यहां पे वो डिस्कशन नहीं चाहिए कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, ये बच्चे जानते हो या नहीं जानते हो। मैं इस बात को डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। इसका डिस्कशन मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में आगे हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे मैं बस एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमने बताया ना उसी को यूज करना चाहता हूँ। और जो हमने थोड़ा बहुत इसके पहले लेक्चर्स में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर रखा है। तो याद करो, हमने आपके पास बताया था सेंट्रॉइड में कि आपके पास अगर ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट ऐसा कुछ ले लो जिसको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से मिला दो, तो हमारे पास मुझे लगता है 3 ट्रायंगल तो बन गया, PAC, PAB और PBC। 3 ट्रायंगल बन गया। तीनों ट्रायंगल का एरिया का जो समेशन होगा वो पक्की बात है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC के इक्वल होगा बाय ज्योमेट्री, ये तो पता ही चल रहा होगा। तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं ना कि सिंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB प्लस area of the triangle PBC plus area of the triangle PCA equal to area of the triangle ABC। बड़े आराम से कर सकते हैं। तो लोग इसमें कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा सर, तो जाएगा, कोई इशू नहीं है, जाने दो कैलकुलेशन, क्वेश्चन तो बन जाएगा ना हमारे पास। जरा सोचो ना, हमारे पास पैरामीटर कितना है, एक, और एक पैरामीटर है जो हमने क्वेश्चन दिया उसके तरीके से हमने ज्योमेट्री प्लॉट किया और ज्योमेट्रिकल कुछ ऑब्जर्वेशन ले लिया। उस ऑब्जर्वेशन को हमने ध्यान से अगर बढ़िया से दिमाग लगाया यहाँ पे, तो देखा हमारे पास ये तीनों का एरिया का समेशन ABC का ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक इक्वेशन तो मेरे पास आ ही जाएगा लेमडा पे, और लेमडा में एक इक्वेशन आएगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो बोलो सर लेमडा में जो इक्वेशन आएगा उसमें मॉड भी आएगा, तो बोलो कोई इशू नहीं है, मॉड इसमें आएगा, मॉड इसमें आएगा, मॉड इसमें आएगा, और ये भी मॉड में हमारे पास रहेगा। तो मॉडुलस प्लस मॉडुलस प्लस मॉडुलस इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है। तो मॉडुलस के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपके पास बहुत अच्छे तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में हमने बता रखा है कि मॉडुलस से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फटाफट आप निकाल सकते हो एरिया। इज इट क्लियर नॉट, राइट ना? तो बड़े आराम से यहाँ से अल्फा लेमडा का वैल्यू निकाल देना, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, तीनों का सम कर दो, इसके एरिया से इक्वेट करो, और वहां से हमारे पास मॉडुलस को सिंप्लीफाई कीजिएगा मॉडुलस के हेल्प से। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये दिया हुआ है, उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, मॉडुलस को फिर सॉल्व कीजिएगा, तो फटाफट हमारे पास लेमडा का वैल्यू दे देगा। जो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा फाइनल आंसर में दे दे रहा हूँ, लेमडा बिलोंग्स टू आप लोग कर लेना -6/7 से लेकर के 3/2 के बीच में आएगा। ये फाइनल आंसर होगा। कैसे बनाएंगे मैंने आपके पास बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB का फॉर्मूला लिख देना, मॉडुलस में लेते हुए 1/2 टाइम्स मॉडुलस में लेते हुए। उसी तरीके से एरिया ऑफ द ट्रायंगल PBC का फॉर्मूला लिख देंगे, उसी तरीके से एरिया ऑफ द ट्रायंगल PCA का फॉर्मूला लिख देंगे, और इसको इक्वेट कर देंगे हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC से। तो 1 मॉड प्लस 2 मॉड प्लस तीसरे मॉड का वैल्यू इसके बराबर आएगा। और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा, आपके पास जो एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन को मॉडुलस के हेल्प से आप सॉल्व करो, फटाफट हमारे पास लेमडा का वैल्यू दे देगा, जो हमारे पास -6/7 से 3/2 के बीच में आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, मैंने हिंट दे दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपके पास स्ट्रेट लाइन में आगे पढ़ाऊंगा, अगर कि आगे पढ़ाना ही है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल में कुछ और हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल का हमारे पास जो 10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था, उसी का एक थोड़ा सा यूज करने का तरीका बताया मैंने। बट एरिया ऑफ द ट्रायंगल के कुछ और हमारे पास मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसी के बाद हम लोग एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द पॉलीगन पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास कॉलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो ये सारे के डिस्कशन के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।